नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। मेरे साथ जुड़ गए हैं आपके सुपरिचित आदि अचिंत। नमस्कार सर। आदि जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। थैंक नमस्कार। यू सर। आदि जी, अचानक पीओजेके से खबरें आनी बंद हो गई हैं। ये जो जंतर मंतर पर तमाशा हुआ है, इसके पीछे कहीं आईएसआई का, वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान की मिलिट्री का, इन सब का भी कोई कंट्रीब्यूशन तो नहीं था कि पीओजेके से किसी भी तरीके से ध्यान हटाया जाए? नहीं सर, बिल्कुल होगा, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड इसके बारे में तो हमने बोला ही है कि सबसे बड़ी चीज़ आप देखेंगे, पाकिस्तान के अंदर काफ़ी गड़बड़ हो रही थी, तो इनको एक एक ऑप यहाँ पर तो ये जो हमारे कर रहे हैं, वो उन्होंने, पाकिस्तान ने तो नहीं शुरू करवाया, बट उसका फ़ायदा ज़रूर लिया उन्होंने। क्योंकि उनको ये दिख रहा था कि इतनी बड़ी गड़बड़ है यहाँ पर, चलो इसको थोड़ी हवा दे देते हैं। एंड फिर देखेंगे भई अपने अपना जो प्रॉब्लम है उसको थोड़ा-सा साइड हो जाएगा, क्योंकि जो भी कर रहे थे पाकिस्तानी वहाँ पर, वो यहाँ पर मीडिया में बहुत उछाला जा रहा था। तो उन्होंने अपने पूरे बॉट फार्म्स और ये सब चीज़ें लगाई कि भई किसी तरह से इसको इसको पकड़ा जाए और इसकी चीज़ को थोड़ा-सा ऊपर किया जाए। वो करा है, वो तो दिख रहा है हमको काफ़ी इनका इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर, जो चीज़ें वायरल करने में और ये सब चीज़ें करने में इनका जो था, वो इनका हाथ था। बट देखिए सर, ये इनकी कोशिश तो ये रहेगी, क्योंकि भारत के अंदर जो भी कुछ भी होता है तो उसके अंदर ये लोग हमेशा हाथ बटाते हैं ज़रूर। एक आप बंदा देखें जो बंगाल में पकड़ा गया, हमीद मंडल करके, ठीक है जी। हमीद मंडल को आईएसआई ने, जो लश्कर ए तैयबा का है, उसको क्या बोला था कि भाई तुम एक काम करो, जाके वहाँ पे पुलिस की यूनिफ़ॉर्म ढूँढो, ठीक है जी। पुलिस की यूनिफ़ॉर्म ढूँढ के जंतर-मंतर में जाके कुछ ऐसा करो ताकि पुलिस का नाम बदनाम हो। तो उसका तो टास्क था वो। उसकी जो गर्लफ्रेंड थी अंकिता करके, अंकिता सरकार, उसका टास्क था कि किसी मिनिस्टर के बेटे को हनी ट्रैप करो। उसने 3-4 लोगों को हनी ट्रैप ऑलरेडी कर रखा था। जहाँ पर वो शुभेंदु अधिकारी के पास पहुँचने की कोशिश कर रहे थे लोग, किसी तरह से, ताकि उसको कुछ, अब क्या अटैक का प्लान था, ये था, अभी तक तो पुलिस ने बताया नहीं है, बट कुछ ना कुछ करने की इनकी ज़रूर कोशिश थी। तो ये इनको पता है सर, कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्ट करना है किसी तरह से भारत भारत की अटेंशन को, कि भई इसको ज़रा हमारे सिर से निकालो। क्योंकि 2-3 चीज़ें पाकिस्तान इस टाइम पे करने की कोशिश कर रहा है। एक तो वो पीओजेके में जो चल रहा है वो है। दूसरा जो है सर, कि कहीं न कहीं अपने ऊपर, उसके ऊपर चारों तरफ से इस टाइम पे हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में, पीओजेके में, केपीके में, पंजाब के अंदर अभी इस टाइम पे, और कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे इनकी पॉलिटिक्स के अंदर भी कुछ न कुछ बरबर शुरू हो गया है। कुछ सीक्रेट मीटिंग शुरू हो गई हैं। ये हमेशा तब शुरू होता है जब सरकार का बदलने का टाइम आ जाता है। तो शहबाज शरीफ का मेरे को लगता है अभी टाइम टाइम अप होने वाला है। किसी और को बिठाएँगे यहाँ पर अभी वो। तो ये जब पाकिस्तान के अंदर इंटरनल कुछ होता है, इंटरनल चेंज होती है, तो ये अटेंशन डाइवर्ट करते हैं। पिछली बारी भी इन्होंने ये करा था, और ये अटेंशन देखिए दोबारा इन्होंने डाइवर्ट करी है अभी वो कुलगाम में जो करा है इन लोगों ने। ठीक है, जो हमले करे हैं, एक एक सिक्योरिटी वाले को मारा अनंतनाग में, उसके बाद 2 ये वर्कर्स को मारा कुलगाम के अंदर। ये भी वही है, अटेंशन डाइवर्टिंग है। एक तो 15 अगस्त के जैसे ही पास आता रहेगा तो ये इंसिडेंट्स ये बढ़ेंगे, और ये कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा-सा वो इतना ऊपर ना जाए कि अ, भारत से कुछ हमला आए, बट एक आधा ये छुट-पुट ये करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पर 1 बंदा या 2 बंदों के ऊपर किसी पे अटैक हो गया हो। तो ये पाकिस्तान का तरीका रहा है सर, और इसके अंदर तो कोई डाउट नहीं है। आपका जो सवाल है वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। एक आखिरी चीज़ मैं और बोलूँगा सर, देखिए पाकिस्तान का एक और अभी मंसूबा रहेगा कि भई किसी तरह से ये जो मीडिया अटेंशन इसके ऊपर आ रही है, क्योंकि अगर आप इनकी ब्रीफिंग देखें, जो डीजी आईएसपीआर ने कल परसों में ब्रीफिंग करी है, उसके अंदर उसने यही बोला है कि भैया देखो, एक कुछ यहाँ से न्यूज़ उठती है, उसको भारत के पूरे अकाउंट जो हैं उसको वायरल करते हैं, उसके बाद वहाँ पर मीडिया उठाती है, उसके बाद फॉरेन मीडिया उठाती है, उसके बाद वो न्यूज़ बन जाता है। यहाँ पे तो कुछ ऐसा होता नहीं है। अब देखो जी, मस्तंग में एक हमला हुआ था, वो हमला हुआ ही नहीं। भारत के लोगों ने बोला हमला हुआ, हमारे इतने मरे, कुछ हुआ ही नहीं, ऐसा ही है, ये है, वो है। तो फिर उसने फिर बड़ी वो इस्लामिक भी बातें करी वहाँ पर कि भैया आप जो मुसलमान हैं वो हिंदुओं काफ़िर के साथ बैठते हैं, तो वो काफ़िर काफ़िर ही कहलाएँगे अगर वो उनके साथ बैठें भी। तो ये सब चीज़ें आप देखेंगे कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से कुछ थोड़ा-सा अटेंशन हटाने को। 480 से ज़्यादा अकाउंट ऐसे बीच में बैन किए गए जो पाकिस्तान से संचालित हो रहे थे जंतर मंतर पर आंदोलन के दौरान।
तो इसलिए मैंने कहा है कि कहीं वहाँ से भी तो कुछ साजिशों को हवा नहीं दी जा रही थी। और ये जुनैद को जो पैसा मिल रहा था, ये कहाँ से मिल रहा था? क्या इसके तार कहीं जुड़े हैं जाकर के? सर ये पैसे के लिए तो पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है सर। मैं ये बड़ा यू नो अ, पैसे तो भारत में ही बहुत हैं। तो जुनैद का जो अगर आप देखेंगे सर वो मेरे को तो लगता है कि उसका जो खर्चा हो रहा है वो इधर-उधर ही किसी ने यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कराया हो। एंड आई वोंट बी सरप्राइज्ड अगर वो पुराने भी उसमें था क्या नाम है प्रोटेस्ट में था और पिछला वाला प्रोटेस्ट भी किसने फाइनेंस किया था तो आपको पता चल जाएगा उसी बंदे ने फाइनेंस किया होगा यहाँ पर भी। उन्हीं उस बंदे ने फाइनेंस तो नहीं किया होगा, उन्हीं लोगों ने फाइनेंस ऑर्गेनाइज़ कराया होगा। और सर कितना इसका खर्चा कितना होगा? 1 डेढ़ 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़, 4 करोड़ रुपए दैट्स पीनट्स इतना कोई उसमें वो नहीं है। 3-4 करोड़ रुपए इकट्ठा करना और ये सब करना तो एक कपिल सिब्बल ही अकेला अगर 1 करोड़ रुपए दे देता है, तो आपको समझ में आना चाहिए बहुत लोग हैं जो 1 करोड़ तो कुछ भी नहीं है और यहाँ पर अभी जो नाम निकल रहे हैं, कई इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिन्होंने पैसे दिए हैं। कई ये जो क्या नाम है कोचिंग सेंटर्स हैं, उसके बारे में भी कुछ बोल रहे हैं लोग कि एक-एक कोचिंग सेंटर ने 3-3 करोड़ रुपए दिए हैं इनको ये करने के लिए। उसके बाद अगर आप देखें कि किस तरह से एनटीए और इसके ऊपर जो अभी अटैक्स आ रहे हैं और एनटीए के आने के बाद किस-किस के घाटे हुए हैं, तो वो अगर आप ट्रेस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कहाँ से पैसे आ सकते हैं, कहाँ कहाँ से पोटेंशियल हो सकता है। क्योंकि सर देखिए ये जब हुआ था ये प्रोटेस्ट इससे पहले एक चीज़ जो बातें हैं उसके अंदर से गायब हो गया है कि ये जितने भी कोचिंग सेंटर वाले थे इनके ऊपर काफ़ी एक कंट्रोवर्सी उठी थी। ठीक है जी, एक वो फिज़िक्स के कोई टीचर है, कोई मैथ्स का टीचर है, कोई ये टीचर है, कोई वो टीचर है। अब मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता बट हम सबको पता है मैं किन-किन के बारे में बात चल रहा हूँ। तो इनके ऊपर अभी वो बिहार में एक-दूसरे पे गोली-वोली चलाने की बात हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था। वो पूरा जो माफिया था एक एक तरह से, कहीं न कहीं उसके बारे में काफ़ी बातें शुरू हो गई थी पब्लिक के अंदर, काफ़ी कुछ हो गया था। वो पूरा आप देखें एकदम एकदम गायब हो गया है। ठीक है? ना हमारी मीडिया उठा रही है, ना कोई उठा रहा है उसके बारे में, जो जो उस टाइम पे कंट्रोवर्सी उठी थी। बिहार के सही 1-2 है। टीचर्स हैं, वो तो देयर इज़ समथिंग टू इट कुछ ना कुछ अजीब लग रहा है मेरे को इसमें। अब एक्चुअली बोलना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरे पास उतना रिसोर्सेज़ नहीं है कि मैं जाके ये अकाउंट चेक कर सकूँ और मेरे पास उसका एक्सेस भी नहीं है। बट मैं जो एनालिसिस कर रहा हूँ अपनी लॉजिक के हिसाब से कर रहा हूँ कि एक सीरीज़ ऑफ इवेंट्स हमने देखे होते हुए, जहाँ पर ये चीज़ होती है कि भई ये कोचिंग सेंटर वाले सडनली फ़ोकस में आते हैं। उसके बाद ये प्रोटेस्ट होता है एंड कोचिंग वाले सेंटर वाले एकदम बैकग्राउंड में चले जाते हैं। अ, समवेयर डाउन द लाइन थोड़ा-सा अजीब-सा दिखता है। दूसरा सर अगर आप देखें, मेरे को ये लगता है ये जो इसकी फंडिंग हुई है इस प्रोटेस्ट की, ये कोई एक सिंगल सिंगल सोर्स नहीं है सर। ये मल्टी सोर्स फंडिंग है और मल्टी सोर्स फंडिंग में भी रिसोर्स शेयरिंग ज़्यादा करी है इन लोगों ने। तो इनको पता है अगर पैसे का कुछ करोगे तो ट्रेस होना बड़ा ईज़ी होता है। ठीक है जी? तो आप उसको देखेंगे कि पैसे का कुछ करना होगा तो बड़ा ईज़िली आप ट्रेस कर सकते हो क्या है, क्या नहीं है। अ, यू नो वो बड़ा वो है सिंपल टू ट्रेस है। तो ये रिसोर्स फंडिंग हुई है, राइट? आदिल जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे डेवलपमेंट हैं, बहुत सारे लोग किल से बैठे हैं इस समय मोदी सरकार से, कहीं न कहीं कोई समझ-बूझ सबके बीच में थी कि थोड़ा एग्ज़ैक्टली। बैकफुट पर धकेला जाए, पीछे धकेला जाए, बदनाम किया जाए। जैसे अमेरिका, डीप स्टेट, सीआईए ये भी किल से बैठे हैं कि इतने समय से हम लोग प्रेशराइज़ कर रहे हैं, लेकिन एफटीए सिरे नहीं चढ़ पा रहा है केवल मोदी की जिद की वजह से। सर उनकी तो है ही है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो उसके लिए अगर आप देखेंगे, वहाँ पर ये जो फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम में जो इतना एकदम से वो ऊपर गया, ये गया, वो तो पूरा वो जो बैकएंड है, वो उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। मैं डोमेस्टिक फंडिंग की बात कर रहा था, जहाँ पर मैं इसको रेफ़र कर रहा था। तो अगर आप जी, देखेंगे समाजवादी पार्टी से गुंडे गुंडे आ गए जी, भीम आर्मी के बंदे आ गए जी, चीज़ें भरने के लिए। लेफ्टिस्ट ऑर्गनाइज़ेशन से वो जो जितने भी एलजीबीटीक्यू वाले वो खड़े हो गए। लेफ्टिस्ट तो चारों तरफ हैं अब, जितने भी इनकी ऑर्गनाइज़ेशंस हैं मुझे पता है ट्रेनें भर-भर के आए हैं ये लोग वहाँ पर।
बॉम्बे से, दिल्ली से, बॉम्बे से, कोलकाता से, चेन्नई से, जितने भी ये लेफ्टिस्ट ग्रुप्स हैं, इनके सब बच्चे केरला से काफ़ी लोग वहाँ पर भरने के लिए गए थे। दुबई में 1-2 कंपनीज़ हैं जिन्होंने फंड करा है। तो देखिए सर, ये एक लॉबी नहीं है, ठीक है? क्या होता है ना, हम लोग पहले बोलते थे ये इस्लामिक लॉबी है जो ये कर रहा है, ये वाली वामपंथी लॉबी है, ये कर रहा है, ये राहुल गांधी की लॉबी है, ये अखिलेश की लॉबी है। एक बड़ा क्लैरिटी था। यहाँ पर वो क्लैरिटी नहीं है क्योंकि इन सबने रिसोर्स पूलिंग करी है। तो इनका ये था कि भैया अच्छा यार ये चाहिए तो हम ये हम दे देंगे। अच्छा खाना चाहिए ये वो दे देगा। अच्छा ये चाहिए ये उसको दे देगा, वो कर देगा। तो ये एक सेंट्रल फिगर हुआ है जहाँ पर जिसने कोई इनकी कोऑर्डिनेशन करी है। वो सेंट्रल फिगर अभी निकलना बाकी है। 1-2 आर्टिकल्स आए थे इसके ऊपर कि भई एक बंदा है कोई एक क्रिश्चियन प्रीस्ट है केरला में, जिसने इसकी पूरी प्लानिंग करी है। तो ये भी पता चल रहा है अभी तब, बट उसके बारे में पूरी खबर बाहर निकली नहीं है कि क्या उसकी क्या प्लानिंग थी, क्या नहीं था। एक और मैं बताऊँ, एक अरशद धुन्ना करके एक बंदा है सर, ठीक है जी? अ, ये एक कोचिंग सेंटर चलाता था या कुछ ऐसी कुछ करता था। नाउ इसके ऊपर तो 2022 का क्या नाम है पेपर लीक का अपने ऊपर इसके ऊपर इल्ज़ाम है कि उस गिरोह में था ये। ये भी पहुँचा हुआ था वहाँ पर। देखिए सर, होता क्या है कि कई बारी गवर्नमेंट की तरफ से जो एक्शंस लिए जाते हैं, उससे जो डाउनस्ट्रीम वाले जो लोग होते हैं, जिन्होंने ये पूरे जो नेक्सस चला रखे होते हैं, उनका जो नेक्सस जब टूटता है, तो इनको बड़े लॉस होते हैं सर। नीट की रेगुलेशंस जो हुई हैं, उससे कहते हैं कि ये जो कोचिंग सेंटर वाला ये जो पूरा धंधा है, इसको कोई 13,000 करोड़ रुपए या कई लोग 13 लाख करोड़ रुपए बोलते हैं, कि इतना लॉस हुआ है। एक कोई फर्म के बारे में किसी ने बात करी थी, अब मैं नाम नहीं लूँगा ड्यू टू ऑब्वियस रीज़न्स, उसने बात करी थी कि साहब उसका एक कंपनी में 850 करोड़ रुपए का लॉस हुआ है उसको, एक ही कंपनी के अंदर। जब से ये नीट के ऊपर मोदी सरकार ने टाइटनिंग करनी शुरू करी है। तो सर बहुत सारी लॉबीज़ होंगी कि यार ये नीट को हटाओ यहाँ से, एनटीए को हटाओ यहाँ से, साला इससे जो हमारा धंधा चल रहा था वो बंद हो रहा है। अब इसके ऊपर अगर आप कंप्यूटराइज़ेशन की बात कर रहे हो, तो ये जो बीच में ये कुंजियाँ लिखने वाले हैं और ये जो पेपर सेटर्स होते हैं, ये होता है, वो उनकी तो पूरी लॉबी वहाँ पर टूट गई है। तो सर हमारे देश में ना एक चीज़ का नेक्सस है, हर चीज़ का एक-एक तरीका बहुत टाइम से ये जो बैठा हुआ है। अब एक-एक करके जैसे ये प्याज़ के छिलके की तरह ये लोग खोलते हैं उसको, और जब भी किसी चीज़ को, ऐसी बड़ी चीज़ को खोलते हैं, इनके ऊपर ऐसे ब्लोबैक आता है। हमने हमेशा देखा है ये चीज़। और ऐसा ब्लोबैक आता है, आपने देखा है कि भैया पूरा प्रोटेस्ट होगा, रिएक्शन आएगा, ये आएगा। आप सीएए देखिए, ये एक प्याज का ऐसा छिलका था जहाँ पर जो मतलब बहुत टाइम से था, गवर्नमेंट ने भी बोला हुआ है, सुप्रीम कोर्ट तक ने बोला हुआ है इसके बारे में, पार्लियामेंट में डिस्कस हुआ है। यहाँ तक कि भई जो पुराने हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं, उन्होंने तक बोला हुआ है, भैया यहाँ के हिंदू लोग जो हैं वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहाँ तक नेहरू तक ने बोला हुआ है। बट जब उसके ऊपर लॉ आता है, तो आप देखिए उस टाइम पे किस तरह भ्रम फैलाया जाता है कि इस लॉ से मुस्लिमों को भैया आपकी नागरिकता हटा देंगे। और उससे एक एक वो फ़ौरन निकलता है। तो वहाँ पर पूरी इस्लामिक ऑर्गनाइज़ेशन जितनी हैं, उन्होंने सपोर्ट करा, ये करा, वो करा, वो सब आया। इस बारी देखिए, इस बारी जो जो टारगेट लोग हैं, वो अलग हैं। वो एजुकेशन सेक्टर के हैं। तो आपको दिखता है कि भैया ये कोचिंग सेंटर वालों से कुछ आया है, किसी और उससे कुछ आया है, किसी और उससे कुछ आया है। ये सब उसी गेम के हैं। अब देखिए, ये जैसे मैं आपको ई-20 का बताता हूँ, वो तहसीन पूना वाला है, वो बार-बार गडकरी के बेटे का नाम लेता रहता है। भाई ठीक है, तू गडकरी के बेटे का नाम लेते रहे, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। गडकरी कोई मेरा चचेरा भाई नहीं लगा कि भैया मेरे को पर्सनली हर्ट हो रहा है। लेकिन मेरे को उससे एक सवाल है कि साहब तू शरद पवार के बेटों का नाम क्यों नहीं लेता? शरद पवार के बेटा क्या, उसकी अपनी जो कंपनीज़ हैं, शुगर मिल्स हैं जो उसकी हैं, और उसके जो पूरे जितने भी पार्टी हैं, उनकी जो शुगर की कंपनीज़ हैं, उनके जो शुगर मिल्स हैं, उसका भी नाम लेना है यार। वो भी तो एथेनॉल बना रहे हैं, कि नहीं बना रहे वो? बेटा बढ़ाओ आप ये बोल रहे हो, तो ये आप एक तरफ क्यों डायरेक्ट कर रहे हो? सही है। मेरे को आपसे कोई प्रोटेस्ट कर रहे हो, ई-20 ये वो करते रहो, मेरे को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को ये प्रॉब्लम है कि आप एक तरफ़ा कर रहे हो, और मैंने उसको 3-4 बारी कॉल आउट भी करा है ट्विटर के ऊपर। बट उसका जवाब कभी नहीं आएगा कि भाई शरद पवार की तरफ भी देखना भाई, बिकॉज़ उस तरफ वो देख नहीं सकते। साउथ इंडिया में इस टाइम पे मैं आपको बताऊँ, साउथ इंडिया में जितने भी ये डीएमके के पॉलिटिशियंस हैं और ये सब चीज़ें हैं,
इनकी एजुकेशन सेक्टर में कितना इनका हाथ है सबको पता है सर, ये चीजें एवरीबडी नोज। तो आप बोलिए डीएमके या जो भी है, एआईडीएमके है, डीएमके है, जो भी है, ये डायरेक्टली नहीं आए होंगे इसके अंदर, बट इनके मंत्रियों ने तो कंट्रीब्यूशन करी होगी। तो ये सही है। थ्रू पार्टी लाइंस एक बड़ा मल्टी रिसोर्स पूलिंग सॉर्ट ऑफ अफेयर था, जहां पर ये दिपके चिपके तो ये तो अब देखो फंडिंग बंद हो गई है तो ये ना चिपक रहे हैं ना दिपक रहे हैं। एक जो टास्क था, एक वो पॉलिटिकल टास्क था। आप देखिए सर, पूरा जो प्रोटेस्ट का यहां पर भी बड़ा इंटरेस्टिंग गेम खेली है इन लोगों ने। एक तो गवर्नमेंट की तरफ से कुछ खामी रही कि भाई इसको पहले ही खत्म कर सकते थे तो खत्म कर देते, या कुछ जो भी है, अब कई लोग उसके बारे में बोलते हैं। मैं बोलता हूं आप नहीं कर सकते थे, क्योंकि देखिए ये बच्चे हैं, और वो जो बच्चों का नैरेटिव है ना कि सर ये बच्चे हैं, वो चीज तो आपने मोदी जी के मुंह से सुन ली कि भैया हमारी सोसाइटी में बच्चे हैं ये कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के दिमाग में एक अंडरस्टैंडिंग थी, यार ये बच्चे हैं भाई, इनको नहीं मार सकते हम। फार्मर शामर आए तो साले बड़े हैं, उनको उनकी तो पिटाई कर सकते हैं, इनको थोड़ी मार सकते हो आप, ये तो हमारे घर के बच्चे हैं। अब अगर ये घर के बच्चे हैं, और इसमें भी देखिए बीजेपी आरएसएस के अपने बच्चे वहां पहुंच गए, तो एक रियलाइजेशन जो हुई कि यार ये पहुंच गया कहीं पे अंदर। और इसमें सबसे बड़ी खामी है मेरे हिसाब से गवर्नमेंट की। प्रोटेस्ट हैंडलिंग तो ठीक है, वो ऑपरेशनल चीज है, बट सबसे बड़ी खामी ये रही कि इन्होंने गेज नहीं करा, जो क्योंकि ये जो एक 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 इशू था वो बड़ा स्ट्रांग था, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। अब इसको देखिए सर, नेपाल में देखिए गोली चली और उसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश में देखिए गोली चली क्या हुआ, श्रीलंका में देखिए गोली चली क्या हुआ। बांग्लादेश में हमारी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ने जाके इसको शेख हसीना को बोला था, भैया गोली मत चलाना, और ये तो न्यूज में भी रिपोर्ट हुआ है कि भाई गोली मत चलाना, आर्मी को बोलो गोली ना चलाए, क्योंकि गोली चलाओगे तो हालत खराब हो जाएगी आपकी। अब यहां पर भी देखिए सर, आप पैलेट गन्स तक तो पहुंच ही गए थे। एक एस्केलेशन होता है, पैलेट गन के बाद सर रबर बुलेट आती है, रबर बुलेट के बाद असली आती है सिर्फ। पैलेट गन एक क्राउड डिस्पर्सर होता है, क्योंकि वो छोटे छोटे छर्रे जाते हैं, और वो एक जब छर्रा फायर होता है बहुत सारे लोगों को एक साथ लगता है वो, तो हर किसी को थोड़ी 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 चोट लगती है, तो लोग भागते हैं वहां से, ये क्या है। इसके बाद रबर बुलेट्स आती हैं, रबर बुलेट का जो इम्पैक्ट होता है वो असली बुलेट की तरह होता है, लेकिन वो कुछ मतलब अंदर नहीं जाता वो। वो किसी को लग जाए तो इतना बड़ा नील पड़ जाएगा आपके यहाँ पर, जैसे यहाँ लगी ना, ये पूरा इतना बड़ा नील होगा वहां पर, वो बड़ी जोर और से लगती है वो आपके, वो आपको गिरा देता है, मेन बात गिरा ये है। देता है आपको, नीचे कर देता है आपको, डिसेबल कर देता है वहीं पर ही। तो आप पैलेट गन तक तो पहुंच ही चुके थे, ठीक है। तो उसके बाद अगर इन लोगों ने उस चीज को, उसकी हवा निकालने की कोशिश करी है, विच इज वेरी गुड। और मेरा ये मानना है सर, अब पता नहीं किसको कैसे प्रूव करूं, कि गवर्नमेंट ने जो इनिशियली एरोगेंस दिखाई थी कि भैया हम धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं करेंगे, was to basically bring the point of this protest to only धर्मेंद्र प्रधान, कि भाई इसको किसी तरह से उस पे लेके आओ, फिर धर्मेंद्र प्रधान को हटाएंगे और इसकी हवा निकालेंगे फिर। क्योंकि उसके बाद इनकी तो लेजिटिमेसी नहीं बची ना। आपने एक सिंगुलर डिमांड रखी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान को हटाओ, तो हमने हटा दिया, अब क्यों बैठोगे यहां पर। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से रीडिंग के अंदर इस प्रोटेस्ट को जिस तरह से पढ़ा इन्होंने, वो उसके अंदर थोड़ी खामियां हो सकती हैं, बट आफ्टर दैट व्हेन दे रियलाइज क्या हो रहा है, और हम में से काफी सारे जो राष्ट्रवादी लोग हैं ये मानने को तैयार नहीं है कि ये घर घर में पहुंच गया था, ये पहुंच गया था सर घर घर में। ओवर द वीकेंड सर मैं थोड़ा घूम फिर के आया हूँ, 2-3 सिटीज देखी मैंने कई जगहों पे सेफ सोनो मांग चुके वो चीजें दीवारों पे लिखी हुई देखी। एक वो चले गया था अंदर, एंड दिस अगर इसको कुछ भी ये टेढ़ा मेढ़ा करते, दिस वुड हैव बीन ये गड़बड़ हो जाती। सही है। लेकिन एक बात बताइए, ये कहा गया कि सब करीब 1000 क्रिमिनल्स के चेहरे पहचान लिए गए। सर 2800 2800 की जांच पड़ताल हुई, उनमें से करीब 989 बताया गया कि इनमें रेपिस्ट भी हैं, इनमें यौनाचार के अपराधी भी हैं, इनमें दूसरे भी अपहरण करने वाले भी तमाम हैं। अगर चेहरे पहचान लिए गए,
तो कार्रवाई क्या हुई है, एक्शन क्या हुआ है? अगर यही चीजें उत्तर प्रदेश में हुई होती योगी आदित्यनाथ के समय में, वहां कुछ इस तरह के चेहरे पहचाने जाते, तो वो 3-4 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर आपको लंगड़ाते हुए दिखाई देते, पुलिस उनकी परेड करा रही होती। कम से कम लोगों को पता तो लगे कि अगर आपने चेहरे पहचान लिए थे तो आपने किया क्या है उनके साथ। उनकी गिरफ्तारी हुई है, नहीं हुई है, पूछताछ हुई है, क्या जानकारी मिली है, पब्लिक को कुछ पता नहीं है। अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो लोगों पर इम्पैक्ट कैसे आएगा, दहशत कैसे पैदा होगी और आगे से ये चीज़ रुकेंगी कैसे? सर, इसमें से काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी के तो न्यूज़ आ चुकी है, मेरे पास एग्ज़ैक्ट नंबर्स तो है नहीं। अब पूरे 2800 नहीं हुए हैं, ये तो मुझे भी पता है। आपका जो पॉइंट है वो सही है। दूसरा क्या होगा सर, जो हिस्ट्री शीटर्स हैं और ये सब चीज़ें, ये तो अंडरग्राउंड हो गए होंगे सारे। बिकॉज़ हिस्ट्री शीटर्स को पता होता है कि भैया ये है, तो जैसे ही ये बाहर निकली होगी न्यूज़, ये सीधा अंडरग्राउंड हो गए होंगे। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है मेरे को। और वो अंडरग्राउंड होने में जो पूरे गैंग्स हैं हमारे यहाँ पर, उसका जो पूरा नेक्सस है, उसमें ओवरटाइम काम कर रहे होंगे ये लोग कि इनको ज़रा कहीं न कहीं से निकालो यहाँ से बाहर। क्योंकि सर देखिए, जो हिस्ट्री शीटर्स वहाँ पर आए हैं, उनको लाया कौन है वहाँ पर? वो अपनी अपनी मनमर्ज़ी तो नहीं आए हैं वहाँ पर। तो जो भी इसको लाया है वहाँ पर, वो उनके लिए एक एग्ज़िट प्लान भी लेके आया होगा कि साहब अगर ये होगा तो आपको फिर यहाँ-यहाँ जाना पड़ेगा। ये बड़ा क्लियर होता है सर। जो बड़े-बड़े क्रिमिनल्स होते हैं ना, जब वो ऐसी चीज़ों में घुसते हैं, तो इनका हमेशा एक एग्ज़िट प्लान रहता है। तो आपको हर बंदा पकड़ना विल बी वेरी डिफिकल्ट, चाहे जो मर्ज़ी हो उसके बाद। अब आपने योगी साहब का बोला, तो वो तो लोकल गुंडे हैं सर। आप जिनकी बात कर रहे हो यहाँ पर, जिन्होंने जो ऑर्गनाइज़ चीज़ें करी हैं यहाँ पर, दीज़ आर नॉट स्मॉल गाइज़। ये बड़े-बड़े लोग हैं, जो अपने साथ हिस्ट्री शीटर्स को और लेके आए हैं। तो इन्होंने पूरा एक एग्ज़िट प्लान बनाया होगा सर, दिस इज़ वेरी वेल ऑर्गनाइज़्ड। तो ये आपको दिखेंगे, कहीं कोई तमिलनाडु में बैठा होगा, कोई सिक्किम में बैठा होगा, कोई असम में बैठा होगा, कोई कहीं बैठा होगा, कोई पंजाब में जाके छुपा होगा। और ये लोग छुपे ऐसी जगहों पे होंगे, जहाँ पर नॉन बीजेपी सरकारें होंगी, और जहाँ पर कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे कि किस तरह से इनको एक प्रोटेक्शन मिलेगा, तो वो आपको दिखेगा पंजाब के अंदर। अगर उसी नेबरहुड में देखें, पंजाब में, हिमाचल में, ठीक है? झारखंड में दिखेंगे, आपको छत्तीसगढ़ में दिखेंगे, आपको साउथ इंडिया में कहीं जाते हुए इधर-उधर दिखेंगे। तो ये वहाँ पर ये छुपेंगे जाके इधर पे। बिकॉज़ इनको सबको पता होगा, बेटा अब टाइम अप होने वाला है, भागो यहाँ से। तो अब ये आगे 2-3 महीने तक अंडरग्राउंड पूरा। इनको ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है सर, बिकॉज़ दे गो डार्क। डार्क मीन्स ये कंप्लीटली डार्क, ये फ़ोन बंद, ये बंद, वो बंद, एनी कॉन्टैक्ट क्लोज़ एंड गायब। क्योंकि इनको पता है इसके बाद ये अंदर जाएँगे तो इनका तो बहुत धुनकाई होगी इनकी वहाँ पर। तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग सर, ये एक जो पूरा प्लान किया गया है, दिस इज़ नॉट जस्ट कि भई आंदोलन करना है हमको। और ये आंदोलन की हवा ऑलरेडी निकल चुकी है। अगर जो एक इनका मेन प्लानर है, जो अरविंद केजरीवाल इनका जो मेन बैकर है, वो अगर ऑलरेडी मुद्दा बदल चुका है, उसने तो ऑलरेडी मुद्दा बदल दिया है कि भैया ई-20 और ये सब चीज़ें। अब उसने ऑलरेडी अगर मुद्दा बदल दिया है, तो आपको दिख रहा है कि इस मुद्दा जो ये जो स्टूडेंट्स का मुद्दा है, इसके अंदर दम नहीं है। और दूसरा हो क्या रहा है कि इनके अपने वहाँ पर स्टेट में पेपर लीक हुए और ये सब चीज़ें हुई। तो इनके ऊपर वैसे ही प्रेशर आना शुरू हो गया कि तुम भी कराओ अब। तो इन्होंने मुद्दा बदला एकदम से ही। अब जब मुद्दा बदलेगा ऐसे ऐसे करके, तो जो सीजेपी वाले लोग हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है करने को। वो तो साइडलाइन हो जाते हैं। आप देखिए, आम आदमी पार्टी और सीजेपी के बीच में क्या कोऑर्डिनेशन बची है अभी? वो सौरभ भारद्वाज और ये 3-4 लोग हैं जो ट्वीट करते हैं, बाकी और कुछ भी नहीं है। आपने अगर इतना बड़ा प्रोटेस्ट जीता है, तो आपको तो भैया उनके केजरीवाल की गोदी में जाके बैठना चाहिए था। ई-20 का इसने जो टाउन हॉल करा, वहाँ पर क्यों नहीं था कोई सीजेपी वाला? क्योंकि ये सही है। प्यादे थे। ये बताइए, ये जो सो कॉल्ड जैन जी था, इन्होंने चौंकाया? इनकी गाली-गलौज के तौर तरीके ने चौंकाया या ये भी पूरी तरीके से डिज़ाइन था कहीं से? सर, ये पूरा डिज़ाइन था। यहाँ पर ये लड़कियों को लेके आए हैं और ये स्पेसिफिक, अब वो जो एक वो रुचिका सिंह जो भी वो लड़की है, क्या नहीं है मुझे नहीं पता। अभी उसके ऊपर भी कुछ चीज़ें चल रही हैं, मुझे पता नहीं सर, मैं कन्फर्म नहीं कर सकता। बट वो जो वीडियो आया था जिसमें वो सॉरी-सूरी बोल रही थी, वो लड़की नहीं है, वो उसकी छोटी बहन है।
तो उसको जान के सामने लेके आए कि 15 साल की है, ये है, वो है। तो कई लोग फ़ोटो कंपेयर कर रहे हैं। बोलते हैं, "यार, ये तो वो लड़की है ही नहीं। ये तो उसकी छोटी बहन है।" अब कोई भरोसा नहीं है सर। एंड ये मैं आपको बताऊँ, ये जितनी भी लड़कियाँ वहाँ पर आई हैं, इनके या तो बॉयफ्रेंड या कोई जो या तो वामपंथी हैं, या वो जिहादी टाइप के लोग हैं, जो ये यहाँ पर इनको जान के यहाँ पर लाया गया है और कैमरे के सामने इनको खड़ा किया गया है कि बोलो आप। रैंडमली ऐसे लड़कियों को गाली देना, देखिए सर, ईज़ी नहीं होता। आपको पता होना चाहिए, भैया मेरे आस-पास एक प्रोटेक्शन रिंग खड़ी है, जो जो लोग आस-पास खड़े हैं, उन्होंने मेरी पिटाई वहीं पर ही कर दी, तो कौन आप दे सकते हो सर ऐसे गाली किसी को बीच सड़क में? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। नहीं, नहीं, आपके अपने मन नहीं मानता, वो अलग चीज़ है, उसको आप साइड कर लो। बट आप किसी को ऐसे गाली दे सकते हो विदाउट थिंकिंग कि भई आस-पास के लोग मेरे को मारे ना? आस-पास भी तो लोग हैं जो बोलेंगे, क्या कर रहा है बेवकूफ? ऐसी कोई बात करता है, कोई एक तो बोलेगा। यहाँ पर आस-पास के लोग सारे तालियाँ बजा रहे हैं, मतलब वो एक इकोसिस्टम था। इन लड़कियों को उस इकोसिस्टम के बीच में जो एक वो जो साइड में लोग खड़े थे, वो प्रोटेक्शन पार्टी थी। उसके बीच में खड़े करके इनको बुलवाया गया कि तुम बोलो ये चीज़ें। अब उसके बाद क्या होता है सर? एक लड़की ने बोला, वो वायरल हुई, तो फिर 25 लड़कियाँ आके खड़ी हो जाएँगी, भैया मेरे को भी वायरल होना है, मैं भी बोलती हूँ। फिर गाली-गलौच का वो जो पूरा गेम था, वो तो पूरी तरह से एकदम एक साइकिल बन गया। और इंस्टाग्राम और ये जो ऑनलाइन का गेम क्या होता है सर, एक चीज़ जो वायरल हुई, उसके ऊपर फिर बार-बार, बार-बार हर किसी को कुछ ना कुछ करना होता है। अब लड़कियाँ मेकअप के वीडियोज़ बना रही थी, कोलकाता की मेट्रो में खड़ी हैं, दिल्ली पुलिस से मैं डंडे खाने जा रही हूँ, बे तो पीछे कोलकाता मेट्रो लिखा है बेवकूफ। मैं चली जंतर-मंतर, कोलकाता के मेट्रो के अंदर घुस रही है और कह रही है मैं चली जंतर-मंतर डंडे खाने के लिए वहाँ पर। क्यों? वहाँ पर नीचे हैशटैग्स में डालना है ना, जंतर-मंतर, सीजेपी प्रोटेस्ट, सीजेपी, दिल्ली प्रोटेस्ट, ये सब चीज़ें आप हैशटैग में डालो, आप वायरल हो जाओगे एकदम से। तो एक तो वो वायरैलिटी का था कि भैया इस जगह के अंदर इंस्टाग्राम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अगर यहाँ जाते हो तो वायरल हो जाते हो, कुछ भी कोई बेवकूफ़ी सा कुछ करो, वहाँ पर डांस-डूंस करो, आप वायरल हो जाओगे। एक मैंने वीडियो देखा, वो लड़की यहाँ पर आई थी, बड़ा वो नी टू 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 कर रही थी। वो घर जाके देखा, सोप शैम्पू बेच रही थी, बिकॉज़ वो वायरल हो गई। एक लड़के को देखा, वो प्रोटीन पाउडर बेच रहा था सर। वो जो बॉम्बे वाली लड़की जिसने वो जो हाथ रखा था वो पुलिस वाली गाड़ी के ऊपर, आप देखिए बांग्लादेश में भी ऐसी एक फोटो आई थी, एग्ज़ैक्टली सेम। और उसके ऊपर से हमारी मीडिया लाके जी नहीं, नहीं, नहीं जी, आप तो बड़े ये हो जी, ये तो राइट विंग वाले। हमारी मीडिया इज़ द बिगेस्ट, आई मीन एक्सेप्ट फॉर 1, 2, 3 पीपल इधर-उधर, बट हमारी मीडिया इतनी बेवकूफ है, इट्स नॉट इवन फनी। इनको समझ में नहीं आता क्या चीज़ के बारे में बात करनी है, किस चीज़ के बारे में नहीं करनी है। इनके पास इतना सेंस नहीं है। अब देखिए, अब सर ये दिपके-चिपके को लाके इन्हीं लोगों को गोदी मीडिया बोलते थे ये लोग। उन्हीं के साथ बैठ के आप इंटरव्यू कर रहे हो फिर बाद में। आपने एक बारी आपके दम नहीं हुआ। यहाँ पर एक ही चैनल है, मैं रिपब्लिक का मैं 1-2 बारी गया रिपब्लिक में। मैं उस वजह से नहीं बोल रहा, बट रिपब्लिक ने एक भी इनके कॉकरोच जनता पार्टी को वहाँ पर नहीं लेके आई। एक को भी नहीं लेके आए, बिकॉज़ इनको वो गोदी मीडिया बोल रहे थे। अब ये जितने भी यहाँ पर इंडिया टुडे, एनडीटीवी बाकी सारे हैं, वो उनके एंकर बैठ के इनके साथ हा, ही, हू कर रहे हो। उनको तुम विजेता दहिया को बिठा के आनंद रंगनाथन के साथ भैया डिबेट करा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। कराओ, तुम्हारा वो प्रेरोगेटिव है। लेकिन एक सवाल तुम्हारे मस्तिष्क में नहीं आया पूछने के लिए, भाई साहब, आप अभी गोदी मीडिया के स्टूडियो में बैठे हो। और ये काम सर आप लोग, हम जैसे अल्टरनेटिव मीडिया वाले ये सवाल हम पूछ रहे हैं। हम तो पहले दिन से पूछ रहे हैं इनसे, दीपके से, कि साहब आप बोलते हो कि बीजेपी के गुंडे आ गए थे यहाँ पर। चलिए ठीक है, बीजेपी के गुंडे आ गए थे, तो बीजेपी की सरकार बीजेपी के गुंडों के पिछवाड़े तोड़ रही है। तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है फिर? भाई केजरीवाल जाके वहाँ पर पुलिस स्टेशन में इनकी क्यों वो करवा रहा था बेलें? अगर बीजेपी के गुंडे थे तो केजरीवाल क्यों बेल करा रहा था इनकी? 6 लोगों को तो पहले दिन में बेल करा दी थी उसने। ये तो सारे बीजेपी के थे ना। अब ये 6 लोगों की जिसकी बेल हुई है, ये कौन है? कौन लेके आया उनको वहाँ पर? अब वो एकदम पब्लिक में आया, लोगों ने सवाल पूछने शुरू कर दिए, तो केजरीवाल दोबारा गया नहीं वहाँ पर। और वो देखिए, वो ना कोई मीडिया बात करता है, कोई बात करने को राज़ी नहीं है उसके बारे में।
ये रियलिटी है सर हमारे देश में। हम लोग सोए हुए लोग हैं और हमारे में भी लोग पूछ नहीं रहे ये सवाल कि क्या यार ये इसके बारे में क्यों नहीं बात करते आप? अब वो अब्यूजिंग का चला कि भई गाली-गलौच चल रही है, गाली-गलौच चल रही है, ठीक है जी, गाली-गलौच चल रही है, फैंटास्टिक। आपने उसको उसका मुद्दा उठाया, आपने उसको ये करा, आप उसके बारे में फ्री स्पीच के ऊपर लेक्चर देने शुरू हो गए। साहब मुझे ये बताइए, ये जो जितने भी फ्री स्पीच वाले बड़े-बड़े लोग हैं जो बोलते हैं भैया आई एम अ फ्री स्पीच एब्सोल्यूटिस्ट, आई एम दिस, आई एम दैट, फ्री स्पीच होनी चाहिए। यार फ्री स्पीच ठीक है, मेरे को एक देश दिखा दो दुनिया के अंदर जहाँ पर फ्री स्पीच है। दिखा दो एक देश, मैं मानने को तैयार नहीं हूँ सर। है ही नहीं कहीं पे कोई ऐसा देश ही नहीं है। देयर इज़ नथिंग नोन एज़ फ्री स्पीच। भाई एक सेल्फ कंट्रोल भी कुछ होता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फ्री स्पीच में 9 बैरियर्स लिखे हुए हैं वहां पर। क्या आप बोलते हो आप कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानते अब? आंख बंद करके सर किसी भी चीज को आप सपोर्ट करना शुरू हो जाते हो। ना पढ़ना है, ना लिखना है, ना सोचना है। 3-4 रीलें देख ली, 2-3 व्हाट्सएप के फॉरवर्ड देख लिए और शुरू हो गए जी। उसके अंदर भी भाई अगर आप थोड़ा-सा लॉजिक और कॉमन सेंस लगाओ तो आपको दिखेगा क्या हो रहा है। बट नहीं, वो नहीं करना। एक मीडिया चैनल करने को तैयार नहीं है। आप आर्टिकल देखिए क्या लिखे हैं लोगों ने। पैलेट गन, व्हाई पैलेट गन इज़ इल्लीगल। कहाँ भाई इल्लीगल? अभी वो सुप्रीम कोर्ट में गया कि भाई पैलेट गन्स आर अलाउड और अब किसी को इल्लीगल नहीं बोला जा रहा। अब यहाँ पर देखिए सर एक आईबी के चीफ, फॉर्मर आईबी चीफ जाके लिख रहे हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि साहब पैलेट गन्स को बैन करिए। भाई फॉर्मर आईबी चीफ अगर ये करेगा तो आप सोच लीजिए हमारा देश क्या। आप बोलते हैं अब नाजुक हालात में। भाई साहब मैं पैर पड़ने को तैयार हूँ इन लोगों के कि साहब अब भी नाजुक हालात नहीं है। नाजुक हालात तब थे जब एक फॉर्मर आईबी चीफ जब वो कुर्सी में थे, वो आके आज सुप्रीम कोर्ट में बोल रहे हैं कि साहब पेलेट गन को बैन होना चाहिए। क्या बोल सकते हैं सर इन लोगों के साथ? इनके साथ रीज़निंग करें हम बैठ के? एक फॉर्मर रॉ चीफ तो आईएसआई के चीफ के साथ मिलकर के किताब लिखता है। क्या बोले सर अब? यही तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई कि हमारे देश में ये चीज़ें कब हम बोलेंगे इसके बारे में? मीडिया में कोई बात नहीं करना चाहता। उन्हीं को बुला के भाई जब मैं एक ये साहब ने जो आईबी चीफ साहब हैं इनको कितने मीडिया ने बुलाया। एक ने नहीं पूछा कि साहब जब आप पोजीशन में थे आपने क्या किया इसके ऊपर? आप भी तो कुर्सी में बैठे थे। आपने उस टाइम पे क्यों नहीं रोका इसको? जस्ट बिकॉज़ आपकी अगेंस्ट में गवर्नमेंट जो आप जिसको आप पसंद नहीं करते, वो गवर्नमेंट है, उसके हाथ में से एक चीज़ निकाल दो। तो ठीक है भैया पेलेट गन हटा देते हैं, अगली बारी रबर बुलेट मारेंगे फिर। रोना आके फिर। फिर बोलेंगे रबर सही बुलेट हटा दो, फिर बोलेंगे बंदूकें हटा दो, फिर बोलेंगे डंडे भी हटा दो, फिर बोलेंगे पुलिस भी हटा दो। अमेरिका में क्या हुआ सर? डिफंड द पुलिस। अब देखिए वहां पर शहरों में क्या चल रहा है। टेक्सास में पाकिस्तान डे मनाया जा रहा है जी। जॉर्जिया में आप मेरे जैसे लोग घूम नहीं सकते वहां पर खुले में, क्योंकि इतने वहां पर 78% मुस्लिम्स हैं। वहां तो वो शरिया लगा के बैठे हुए हैं। जाइए उधर पे। स्पेन में क्या हुआ देखा आपने? वहां पर कैसे लोग घुसे वहां पर? क्या ये चाहते हैं हम अपने देश के अंदर? एक छोटे से आइलैंड में जहां पर 80,000 टोटल 50-60,000 टोटल पॉपुलेशन है, 60,000 वहां पर मोरक्कन्स घुस गए और किसी को रोकने की हालत नहीं है वहां पर। वहां लोकल लोग खड़े होकर उनको स्वागत कर रहे हैं, आओ 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 आओ, आ बैल मुझे मार। पता ही नहीं इन लोगों को क्या। सर ऐसे भेड़ चाल तो हम नहीं बनेंगे। हम नहीं बनेंगे ये भेड़ चाल। बिकॉज ठीक है लड़ना है लड़ेंगे। अब मैं तो ये बोलता हूँ साहब, और ये चीज मैं अपने चैनल पे बोल रहा हूँ, देखिए सड़क पे उतरेगा ये चीज हमको समझ में आनी चाहिए। दिस थिंग विल कम ऑन टू द रोड। और आई ना। मैं तो राइट विंग से पूरे से एक चीज पूछता हूँ साहब, ये एक प्रोटेस्ट चल रहा था, इसका काउंटर प्रोटेस्ट कहाँ था? और ये जो क्षमा बड़न को चाहिए और इसमें हम तालियां बजाना शुरू कर देते हैं, ये कब तक और किन को क्षमा? देखिए सर ये तो कहने की चीजें हैं। आपको भी पता है पिछवाड़े तो तोड़े जा रहे हैं सबके इधर से उधर। और दूसरी चीज ये है, पुलिस तोड़े ना तोड़े, जो हमारा इकोसिस्टम है आज वो जग गया है। उसने बोला यार तुम छोड़ दो, ठीक है हम नहीं छोड़ेंगे। ये जो लड़की है जिसने गाली दी है, इसका एफआईआर क्या गवर्नमेंट ने कराया है? गवर्नमेंट ने तो नहीं कराया। गवर्नमेंट तो सिर्फ ये बोला है भैया
वो जो सोशल मीडिया की कंपनीज को फोन करके बोला है, साहब ये जो पोस्ट है इनको निकाल दो। बस गवर्नमेंट ने तो किसी के ऊपर एक्शन नहीं लिया। इसके ऊपर एक्शन किसने लिया है? लोगों ने लिया है। तो ठीक है, आप गवर्नमेंट को रोक लो, बट लोग तो बैठे हैं ना वहां पर फिर। और मोदी जी ने भी कोई क्षमा नहीं दी है। मोदी जी ने बोला इनको बैठ के समझाओ, ये हमारे लोग हैं, इनको समझाओ ये क्या कर रहे हैं। देखिए सर, जब हमारे घर में बड़े दादा दादी होते थे या जो नाना नानी होते थे, जब कोई बच्चे गलती करते थे, वो हमारे माँ बाप को क्या बोलते थे? इनको बिठा के समझाओ क्या कर रहे हैं ये। वो डायरेक्टली थोड़ी डांट मारते थे, क्योंकि वो ग्रैंडफादरली फिगर होते थे, उनका एक प्यार भरा हाथ होता था। वो माँ बाप को बोलते हैं कि भाई ये क्या कर रहे हैं, इनको ठीक करो, आपके बेटे बच्चे ये कर रहे हैं। तभी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो बोलते हैं मेरी चुगली करते हैं बड़े लोग क्योंकि वो उनका काम होता था कि भाई आके यार थोड़ा देखो, ये इसको चोट लग जाएगी, इसको दर्द हो जाएगी, इसको ये गलत कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो भी है। ये पेड़ पे चढ़ जाता है, गिर गया, ये हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से इसको थोड़ा समझाओ। वही तो वो बोल रहे हैं। उन्होंने, मोदी जी ने जो मेरे हिसाब से कॉल दिया है, कल मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया था, इस सोसाइटल एक्शन कि भाई अपने बच्चों पे थोड़ा ध्यान दो आप। किधर जा रहे हैं? वो लड़की की माँ आके कहती है भैया मेरे को तो पता ही नहीं है ये क्या करती है लड़की। ये किसी पार्लर में जाती है, ये करती है, ये वो करती है, मुझे तो पता नहीं जी। मोदी जी प्लीज ये इंस्टाग्राम और ये फेसबुक जरा बैन करो 20 साल के बच्चों के लिए। वो हाथ जोड़ के वहां पर और मैसेज दे दिए पूरा कपड़े पहन के। इन गधों को ये नहीं पता सर, इन लोगों ने फैमिलीज बर्बाद कर दी हैं लोगों की। सही बात। आदि जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण इशू पर अपने विचार रखने के लिए। दर्शकों से निवेदन है, आपको ये चर्चा अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, वीडियो को शेयर करें। चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो वो सब्सक्राइब कर लें। आदि जी के चैनल का नाम डेफ टॉक्स बाय आदि, तो उनको भी सहयोग करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।